नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, ये जो आज का लेक्चर है ये एसएससी जीडी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इससे पहले हमने एक लेक्चर को कवर किया था, अब हम आज के ये दूसरा लेक्चर है। इस श्रृंखला में कम से कम आपको 4 से 5 लेक्चर मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा कब आई थी? मित्रों, रोलिंग प्लान की अवधारणा 1978 में आई थी, जब जनता सरकार आई थी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय रोलिंग प्लान आई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रही है रोलिंग प्लान। तो मित्रों, रोलिंग प्लान कब आई? रोलिंग प्लान सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आई थी। कब आई थी? 1978 में आई थी। अगर हम बात करें 20 सूत्री कार्यक्रम की, 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया? ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, 1975 में चलाया गया। कब चलाया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। और बता दें मित्रों, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा ने दिया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा ने कब दिया था? तो 1975 में दिया था। अगर हम बात करें कि रोलिंग प्लान की अवधारणा 1978, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। एक कार्यक्रम और है ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम कार्यक्रम जब भी आपसे पूछा जाए तो ट्राइसेम कार्यक्रम 1979 में ट्राइसेम कार्यक्रम चलाया गया था। अगर हम बात करें छिपी हुई बेरोजगारी की, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई खेत है, ठीक है, उस खेत में एक परिवार लगा हुआ है, ठीक है, उस परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं और वो जो खेती है, खेती के कार्य है, कृषि के कार्य हैं, वो 3 व्यक्तियों द्वारा ही संपन्न हो जाती है। लेकिन वो कार्य में जो 2 लोग अननेसेसरी लगे हुए हैं, वो किसका प्रतीक है? तो वो छिपी हुई बेरोजगारी। ये दोनों किसके प्रतीक हैं? छिपी हुई बेरोजगारी के प्रतीक है। लेकिन मित्रों, आपको क्लियर होना चाहिए, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन आज भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में सृजन होता है? तो कृषि के क्षेत्र में ही सर्वाधिक रोजगार सृजन होता है। लगभग 51 से 55% के बीच भारत में रोजगार सर्वाधिक किस क्षेत्र में सृजित होता है? कृषि के क्षेत्र में सृजित होता है। लेकिन मित्रों, बता दें कि देश के योगदान में कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है, या प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है। तो क्लियर हो गया, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसमें सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य। अर्थात ये जो दो व्यक्ति हैं, ये जो भी कार्य करेंगे, ये दोनों व्यक्ति का कार्य से कोई प्रभाव उत्पादन पर नहीं पड़ेगा। अगर 10 क्विंटल गेहूं उस खेत में होता है मित्रों, तो 10 क्विंटल होगा, इन दोनों के लगने से वो 12 क्विंटल नहीं हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इससे आशय पहले समझ लीजिए होता क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ। मित्रों, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह होता है उत्पादन से। किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा किससे है? उत्पादन से। सीधा सीधा उत्पादन से, प्रोडक्शन से होता है। किससे होता है? प्रोडक्शन से। मित्रों, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में कोई चीज बन गई तो बस हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। लेकिन मित्रों, क्या वास्तव में उसका बेनिफिट किसी को मिला? नहीं मिला। लेकिन अगर इसी आर्थिक समृद्धि के जगह अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास में जो चीज बनी है, लोगों को उससे फायदा मिलता है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास या फिर आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त मापदंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब अंतर यह हम बताया आपको, जैसे साधारण शब्दों में समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी घर में खाना बना,
तो हम कहेंगे खाना बनकर तैयार है अर्थात आर्थिक समृद्धि है। अगर जब उसको लोग खाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास है, दूसरे शब्दों में। इसी तरीके से देश में अगर कोई वस्तु सरकार द्वारा उत्पादित की गई तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि अगर वो उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंचे, जीवन के लोगों की गुणवत्ता में सुधार आए, तब हम कहेंगे विकास। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अब बात करते हैं भारत में गरीबी का आकलन। भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया, भारत में अनुमान, गरीबी का अनुमान, भारत में यहां पर गरीबी है, भारत में गरीबी का अनुमान का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी के अनुमान का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर भारत में गरीबी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। उपभोग व्यय के आधार पर सुरेश तेंदुलकर समिति ने यह सुझाव दिया था। किसने दिया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का यह सुझाव था। तो भारत में गरीबी का जो आकलन करता है, कौन करता है? योजना आयोग। इसके आंकड़े जो एकत्रित करके इसके आंकड़े देता है वो कौन देता है? एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़े एकत्रित करता है और राष्ट्रीय उस आंकड़े की कई बार जांच करता है। कौन? योजना आयोग। फिर योजना आयोग भारत में गरीबी का आकलन करता है। गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग द्वारा एक लाइन बनाई गई है। क्या बनाई गई है? वो परिपाटी क्या है, आइए समझते हैं। तो 2100 कैलोरी अगर मिलती है किसी भी व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों में, कहां पर? शहरी क्षेत्रों में, तो वो गरीब नहीं है। जिसको 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा मिलती है अर्थात भोजन मुहैया है या भोजन प्राप्त होता है प्रतिदिन, तो वो व्यक्ति क्या है? वो शहर में गरीब है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी से ऊर्जा जिस व्यक्ति को कम मिलती है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है। शहरी के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया गरीबी रेखा, इसी को गरीबी रेखा भी कहा जाता है। और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। मित्रों, इसको वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आपका जवाब होगा भारत में गरीबी आकलन कौन करता? वर्तमान समय में नीति आयोग करता है और नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है और सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया भारत में गरीबी का आधार क्या है, परिवार का उपभोग व्यय, और गरीबी का आकलन किसके द्वारा? नीति आयोग या योजना आयोग के द्वारा। वर्तमान में नीति आयोग है तो नीति आयोग होगा, अगर विकल्प में योजना आयोग हो तो आप योजना आयोग बता दीजिएगा। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना मित्रों कब हुई? 15 मार्च 1950 को। अगर बात करें सुरेश तेंदुलकर और लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी के आकलन से। गरीबी के आकलन से हमने जैसा कि बताया मित्रों, परिवार उपभोग व्यय आधार पर किसने सुझाव दिया था? तो आपका जवाब होगा सुरेश तेंदुलकर समिति ने दिया था। भारत में कुल गरीबी, तो भारत में कुल आबादी का 16.4% क्या है? गरीबी है, गरीब है। कितने लोग? कुल जनसंख्या का 16.4% क्या है? गरीब है। ठीक है, जबकि 2021 में आंकड़ा आया एमपीआई का, ग्लोबल एमपीआई कहती है भारत में 21.9% लोग क्या है? गरीब है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर हम बात करें सांख्यिकी दिवस की, अगर आपसे सांख्यिकी दिवस पूछे तो आप बताइए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि CSO की स्थापना कब हुई? 1951 में। इसका जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, पीसी लोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को CSO का क्या कहा जाता है? CSO का जनक कहा जाता है। ठीक है, CSO क्या करती है? अपना एक वार्षिक प्रकाशन करती है, किस नाम से? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। तो आपसे पूछा जाएगा कि CSO जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, अपना प्रकाशन किस नाम से करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अपना प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से करती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से करती है। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय आय, तो भारत में राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल इनकम किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जबकि प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त मापदंड है किसका? हमने यहां पर बताया आपको आर्थिक विकास का, जबकि राष्ट्रीय आय जारी की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न आता है। फिर आता है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा, जो आंकड़े होते हैं वो कौन एकत्रित करता है? वो ये आंकड़े कौन एकत्रित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ये क्या करता है? आंकड़े इकट्ठा करके किसे देता है? CSO को। तब CSO क्या जारी करता है मित्रों? राष्ट्रीय आय जारी करता है। क्या जारी करता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के लिए और गरीबी के आंकड़े के लिए भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ही आंकड़े एकत्रित करता है और फिर जाकर के उसे नीति आयोग भारत में गरीबी के आंकड़ों को जारी करता है। बात करें NSSO की स्थापना कब हुई? देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में, जबकि NSSO की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1950 में हुई, 1950 में। अब अगर बात करें कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO है, CSO अर्थात राष्ट्रीय आय को जो जारी करता है उसमें कौन से अवयवों को शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को शामिल करने के लिए हम 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बता दें मित्रों, प्राथमिक क्षेत्र का देश के विकास में सबसे कम योगदान है और तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। लेकिन रोजगार की बात करें तो रोजगार सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र प्रदान करता है और रोजगार आज भी कृषि के क्षेत्र में लगभग 51 से 55% के आसपास लोग रोजगार सृजन करते हैं, लेकिन उसका देश के विकास में उसका योगदान बहुत कम है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए किन 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। थोड़ा और समझ विकसित करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि शामिल है, पशुपालन भी है, खनन भी है। खनन मतलब माइनिंग, किसी चीज को जमीन से निकालना, जैसे लौह अयस्क को जमीन से निकालना क्या होता है? माइनिंग है। ठीक है, वानिकी इसी में आता है, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र में, मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, विद्युत आता है, गैस आता है और जलपूर्ति आता है। जलपूर्ति आता है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा मित्रों, विद्युत आएगा, गैस आएगा, जलपूर्ति आएगी। कभी पूछ लिया जाए गैस किस क्षेत्र में शामिल किया गया, विद्युत किस क्षेत्र में शामिल किया गया, उद्योग किस क्षेत्र में, जलपूर्ति किस क्षेत्र में शामिल किया गया, तो जलपूर्ति का क्षेत्र क्या होगा? आपका द्वितीय क्षेत्र होगा। अगर बात करें तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, मोटे तौर पर इसे क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक है, पहला आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विस सेक्टर। तो जो तृतीय क्षेत्र है इसमें कम्युनिकेशन, संचार है, परिवहन को शामिल किया गया है, बैंक है, बीमा है, शिक्षा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जितनी चीजें हैं, जितनी सेवाएं हैं, ये सभी के सभी को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, लगातार आप अगर इसको रिवाइज करेंगे तो
तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज साबित होने वाली है। मित्रों ज्यादा से ज्यादा दोहराव करें, इसे मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी श्रृंखला के साथ।